डन। सो इंस्ट्रक्शंस है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेन और पेपर लेके बैठे ताकि जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन कर सके। वो नोट डाउन करें और आफ्टर सेशन उसको थोड़ा एक व्यू दे, 1 या 2 मिनट के लिए व्यू दिया आपको तो आपको समझ में आएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या मेंटेन रखना है, कहाँ पे मेंटेन रखना है, और फैमिली के किस बंदे को या बंदी को मुझे बताना है। द फैमिली मेंबर कैन बी अ स्पाउस, आपका बेटा भी हो सकता है हैविंग एज मोर देन 7-8 ईयर्स, उसको भी ये समझ सकता है कि आप क्या रिकॉर्ड रख रहे हो, कहाँ पे रख रहे हो। सो प्लीज कैरी पेन एंड पेपर अलोंग विथ यू इन दिस सेशन। तो आपको नोट डाउन करना है, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा वो चीजें। सेकंड है म्यूट योर सेल्फ ड्यूरिंग द सेशन। हमारा जो भी सेशन चालू है बीच में डिस्टरबेंस ना हो, कोई सुन रहा है तो उसको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए खुद को म्यूट रखे। वैसे हमारा जो एडमिन पार्टनर है प्रतीक इनामदार जो इस सेशन में अवेलेबल है, वो म्यूट करते जाएगा। जो भी एडमिट कर रहा है वो लॉग इन कर रहा है उनको लॉग इन करके म्यूट कर रहा है। इन केस आपको बात करनी है, we will be having all your questions and answer session at the end of the session। हो सके तो मोबाइल साइलेंट मोड पे, या फिर अब मोबाइल बज रहा है तो अटेंड ना करें, क्योंकि कोई भी चीज जो है, मैं हार्डली 25 to 30 मिनट्स का ये सेशन रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो 25 to 30 मिनट्स को आपको सिर्फ आपका मोबाइल अगर बजा तो उसको हो सके तो अटेंड ना करें, इफ देर इज नो इमरजेंसी। ऑफ कोर्स नोट डाउन द क्वेश्चंस। सेशन के बीच में हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे ताकि टॉपिक कहीं और ना जाए। तो आप नोट डाउन करके रखिए, सेशन के दरमियान आपको कुछ क्वेश्चंस आए तो लिख के रखिए। सेशन जब मैं बोलूंगा कि खत्म हो गया, थैंक यू दिखाई देगा, उसके बाद आपको हैंड रेस करना है तो मैं एक एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्यूशन देता जाऊंगा। डन, आई थिंक सो आई हैव क्लियर्ड व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ ये 25 मिनट्स मैक्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, सो पेन एंड पेपर रेडी रखो, नोट डाउन करो। या फिर पेन एंड पेपर नहीं रहेगा आपको तो ट्राई समथिंग, मोबाइल पे नोट डाउन करो, इट विल बी मोर इजी। आप टैप करके कर सकते हो वो नोट डाउन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पेन और पेपर आपके हाथ में है, तो ये फॉर्मेट जरूर आपको लिख लेना है रफली। 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं। एक है मंथली का, दूसरा क्वार्टरली, तीसरा एन्युअली, और चौथा अदर। ठीक है, सो मैं इसके बारे में बोलूंगा कि मंथली में आपको क्या क्या चीजें डालनी है, क्वार्टरली कॉलम में क्या क्या आपको चीजें डालनी है, वो एक एक बताते जाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट या लोन। आपको डिसाइड करना है कि वो मंथली में जाएगा, क्वार्टरली में जाएगा, एनुअली में जाएगा कि अदर में। बस ये 4 कॉलम में पूरा ये सेशन है। ठीक है, तो मैं एक एक कंसेप्ट करके बोलूंगा। जैसे इंश्योरेंस के बारे में है तो इंश्योरेंस के 4 मेजर हेड कवर करूंगा। इन्वेस्टमेंट से उसके बारे में बोलूंगा कि किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्रिस्प इंफॉर्मेशन दूंगा। वो क्रिस्प इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है कि आपको उसको मंथली में डालना है, क्वार्टरली में डालना है या एनुअली में। मैं सजेस्ट भी करूंगा आपको कि कहाँ पे जाएगा वो। मगर इन केस ऐसा भी हो सकता है कि आप बोले कि नहीं अरे क्वार्टरली में नहीं जाएगा, मेरे को एनुअली में लेना है, हर बार में फॉलोअप नहीं ले सकता हर 3 महीने में। सो वो आपका डिसीजन रहेगा कि वो इन्वेस्टमेंट या लोन कहाँ पे डालना है। मैं एकदम सिंपल लाइन में बोलूंगा कि उस इन्वेस्टमेंट का या उस लोन का या फिर उस इंश्योरेंस का इंफॉर्मेशन क्रिस्प में बोलूंगा कि क्या यूज है उसका। तो आपको सिर्फ इस 4 कॉलम में डिवाइड करना है कि उसको कहाँ पे डालना है। सिंपल। आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो ऑफकोर्स वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर दिस सेशन। ये सेशन होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे। So, अब भी फिलहाल आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है पेन और पेपर लेके। ये 4 कॉलम सिंपल है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली और अदर्स। अदर्स में मैंने प्रॉपर्टी रखा है क्योंकि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे वो तो हम लोग फॉलो अप नहीं लेंगे, तो मैं इसका इंपॉर्टेंस भी समझा दूंगा कि मंथली, क्वार्टरली और एनुअल अदर क्यों है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंश्योरेंस। सबसे पहला तो टर्म पॉलिसी। ये टर्म पॉलिसी होती क्या है? टर्म पॉलिसी सिंपल है कि मैंने अगर कोई पॉलिसी निकाली है टर्म में तो उसका प्रीमियम बहुत छोटा होता है मगर कवर बहुत बड़ा ज्यादा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये मिलता है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी जिसके नाम से वो पॉलिसी है। तो हमें क्या करना है, सिंपल। टर्म पॉलिसी आपने निकाला हुआ है तो कौन से कंपनी का
और LIC एजेंट का नंबर। ये दो चीजें आपको किसमें लग के रखनी है? बहुत सारे पॉलिसीज एनुअली प्रीमियम लेते हैं, टर्म पॉलिसी रहेगी तो टर्म पॉलिसी अगर आपके पास है और उसका प्रीमियम अगर एनुअली जाता है, तो आपको ये कौन से कॉलम में लिखना है? एनुअल कॉलम में। जैसे मैंने ये दिखाया था ना, ये एनुअल में टर्म पॉलिसी लिखा है। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वार्टरली प्रीमियम हो, तो आप क्वार्टरली में भी डाल सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टर्म पॉलिसी होती क्या है? ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर मिलती है उसके फैमिली को। तो आपको नोट डाउन क्या करना है? पॉलिसी के कौन से कंपनी से निकाली हुई है वो पॉलिसी, और दूसरा, इफ यू हैव द एजेंट फ्रॉम हुम यू हैव टेकन इट, मतलब उस एजेंट का नाम और नंबर जिससे हमने ये पॉलिसी निकाली है। कौन से कॉलम में लिखेगा? एनुअल में। मोस्टली ये एनुअल में ही जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार ये रिन्यू होता है। रिन्यू हुआ नहीं हुआ वो भी आप जानकारी रख सकते हैं, तो उसको एनुअली में डाल। एनुअली में क्या लिखना है? टर्म पॉलिसी डैश, आपको पॉलिसी किससे निकाली उस एजेंट का नंबर और कंपनी। या आप भी सिर्फ लिखते समय क्रिस्प पे लिखो कि टर्म पॉलिसी। क्या लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी का कंपनी का नाम और एजेंट का नंबर लिखो, ठीक है? तो उसके बारे में डिटेल में वो आप बाद में लिख सकते हो। फिलहाल अभी जो सेशन चालू है उसके लिए तो सिर्फ एनुअल में टर्म पॉलिसी लिखो। दूसरा होता है मेडिक्लेम पॉलिसी। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट प्लानर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उनका ये कहना होता है कि टर्म पॉलिसी और मेडिकल क्लेम पॉलिसी कंपलसरी रहनी चाहिए, और उसके बाद जो पैसा बचा यू कैन डू इट इन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और एंडोमेंट पॉलिसी, कुछ भी जो दूसरे पॉलिसी उसमें डाल सकते हो। मगर ये दो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाली है मेरे फैमिली को कवर करती है, इनकेस मुझे कुछ हो जाए, मेरा डेथ हो जाए, तो एक बड़ी रकम मिल जाती है मेरे फैमिली मेंबर्स को। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं टर्म पॉलिसी की लेता हूँ कि 10 या 12 हजार में आपको 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक की पॉलिसी मिल जाती है। हाँ, मगर वो पॉलिसी का टर्म खत्म हुआ, प्रीमियम आपका भर गया और आपको कुछ हुआ नहीं, तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये प्योरली कवर होता है 30 years to 99 years तक ये पॉलिसी का कवर मिलता है। सो जनरली द पॉलिसी प्रीमियम इज एनुअली। इसको एनुअल में डालो। आपको लिखना है पॉलिसी जिससे निकाले उसका एजेंट का नाम और कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी का आपने टर्म पॉलिसी करा है। मेडिक्लेम में क्या होता है? इन केस में ड्राइव कर रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मुझे बुखार आ गया, या फिर मैं एडमिट हो रहा हूँ, तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो इसमें भी आपको ये चीज एन्युअली में लिखनी है। आइदर आपका प्रीमियम आपका क्वार्टरली जाता है तो उसको क्वार्टरली में लिखना है। तो वो क्या लिखना है? सिंपल, मेडिक्लेम पॉलिसी कौन से कंपनी का है और एजेंट का नंबर जहां से आपने निकाला है। एजेंट का नंबर नहीं रहेगा तो कंपनी के नाम से आप ऑनलाइन डायरेक्टली जाके कॉल सेंटर को सर्च कर सकते हो। कंपनी का नाम डाल के, जैसे स्टार हेल्थ कॉल सेंटर फॉर क्लेमिंग द पॉलिसी, तो वो डायरेक्टली नंबर दे देता है गूगल। सो मेडिक्लेम पॉलिसी कोई क्वार्टरली पेमेंट कर रहा है तो वो क्वार्टरली में जाएगा, कोई एन्युअली पेमेंट करता है तो वो एन्युअली में डालेगा। क्या डालने का है? उसका एजेंट का नाम जहां से निकाला है, कंपनी का नाम। एजेंट के नाम के साथ नंबर भी डालना कंपलसरी है, ताकि आपको वो जो रिकॉर्ड है, जो भी जिसके पास आप ये रिकॉर्ड दोगे या फिर जिसको बोलेगे ये रिकॉर्ड लिखो, तो वो क्वार्टरली में या एन्युअली में दिखना चाहिए, उसके पास वो डिटेल्स चाहिए। ठीक है। थर्ड होता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी सिंपल है, जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मेरे को वापस भी बोनस मिलने वाले हैं आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years, 18 years। वो रहता है ना कि आप अभी इन्वेस्ट करो तो आपका बच्चा 18 years का हो जाएगा, तो 18 years में आपको बड़ी अमाउंट मिल जाएगी उसके एजुकेशन के लिए। तो जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे छोटा सा कवर मिलता है 10 times ऑफ माई प्रीमियम। 10,000 प्रीमियम रहेगा तो 10 times 1 लाख। तो मेरा जितना प्रीमियम है उसका 10 times मुझे कवर मिलता है। कवर छोटा रहता है, मगर ये अमाउंट आपको आफ्टर सर्टन पीरियड वापस मिलती है। इनकेस मुझे कुछ हो जाए बीच में, ड्यूरिंग द 15 या 10 years, तो भी बीच में भी मुझे वो क्लेम मिल जाता है। तो एंडोमेंट पॉलिसी इज रिफंडेबल। जो मैंने दिया है इट्स अ टाइप ऑफ रिफंडेबल पॉलिसी वगैरह होता है। चौथा होता है एम्प्लॉइज पॉलिसी। जनरली क्या होता है, जो जॉब करते हैं उनके सैलरी में से एक छोटी सी अमाउंट कट हो जाती है फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर टर्म पॉलिसी टाइप। मतलब मेडिक्लेम वगैरह भी कवर होता है उसमें, फैमिली कवर हो जाती है, आपके स्पाउस, आपके बच्चे कवर हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स कवर हो जाती है। मगर एम्प्लॉइज को ये पता नहीं रहता है कि क्या क्या कवर है। तो यू हैव टू टॉक विथ योर HR। आपके HR से बात कीजिए, उनसे समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या कवर है।
अगर आपको पता है कि ये पॉलिसी में ये चीजें हैं तो ध्यान रखिएगा। आपने अगर वो जॉब छोड़ा तो इमीडिएटली फ्रॉम सेकेंड डे वो सारे लैप्स हो जाते हैं। तो आपका कवर ऊपर के जो मैंने टर्म पॉलिसी मेडिक्लेम पॉलिसी बोले हैं वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ऊपर वाले रहने चाहिए, ताकि इन केस आपका जॉब गया या आपको छोड़ना पड़ा तो आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में जो डिसाइड हुई पॉलिसी वो लैप्स हो जाती है इमीडिएटली। हाँ, मगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 5-10 साल तो मैं छोड़ूंगा नहीं कंपनी, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि उस पॉलिसी में क्या क्या कवर किया गया है और किसको कांटेक्ट करना है। इन केस आपको कुछ हो गया तो फैमिली मेंबर उस एचआर उस कंपनी को कांटेक्ट करे। आपने लिखा ही नहीं है पॉलिसी में क्या क्या मिलने वाला है या फिर इसमें पॉलिसी मिलती भी है या नहीं कंपनी में, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर योर फैमिली मेंबर टू सी कि यार इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वो लिख के रखो, एनुअली में लिख के रखो एम्प्लॉइज पॉलिसी, उसमें क्या 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 बेनिफिट्स है, मतलब क्या क्या कवर हुआ है, मेडिकल का, एक्सीडेंट का, या फिर टर्म वाला भी कवर होता है। लमसम अमाउंट की भी अमाउंट रहती है कि आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको इन केस कुछ हुआ तो ये वाली लमसम अमाउंट मिले। वो सारे चीजें लिख के रखो, ठीक है। ये एनुअली में भी लिख के रख सकते हो, उसको हर वक्त आपको हर महीने या हर क्वार्टरली फॉलो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जनरली एनुअली में जाएगी इंश्योरेंस की, एक्सेप्ट एंडोमेंट पॉलिसी जो जनरली क्वार्टरली बेसिस पे प्रीमियम आता है। डन। सो मूविंग टू इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने कोई फ्लैट लिया, लैंड ली, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कल जाके बाहर जाके मुझे सेटल होना है, यहाँ पे नहीं रहना है, सुकून की जिंदगी रिटायरमेंट की, तो आई टेक प्रॉपर्टी इन लोनावला या फिर खारघर या फिर गोवा। मगर ये पता नहीं रहता है घर वालों को। या फिर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, शॉप लिया है, कल जाके रेंट आएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, ये जनरली आप अदर वाला सेक्शन है ना, चौथा सेक्शन अदर वाला सेक्शन, उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो प्रॉपर्टी कहाँ पे है और उसके डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखे हैं। सिंपल, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है इमूवेबल वाली प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है इसमें लैंड भी आता है, बिल्डिंग भी आता है, शॉप्स भी आते हैं। डन। म्यूचुअल फंड जो हर महीने आपके अकाउंट से ईसीएस हो जाते हैं, ये हम लोग जनरली 5, 10, 20 ईयर्स के लिए रखते हैं, तो इसको भी आप एन्युअली में डाल दो। इसका आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है जिसमें डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया है, कोई भी ब्रोकरेज हो, रेलिगर हो, शेर खान हो, जीरोदा हो, कोई भी हो, आपका बैंक का, एचडीएफसी का भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है, एसबीआई का डीमैट अकाउंट होता है, तो ये जो भी डीमैट अकाउंट है उसको आपने अगर ईमेल आईडी दिया है तो हर महीने आपको 15 से 25 तारीख के बीच में एक स्टेटमेंट आता है, ई कास, ई कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। वो मेल आईडी भी लिख के रखा, म्यूचुअल फंड ये मेल आईडी है, मेल आईडी आपका वाला जिसपे ई कास आता है। तो ई कास स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपल आपने किया हुआ इन्वेस्टमेंट आज तक का और उसका वैल्यू, ये एवरी मंथ आता है। समझो अप्रैल के 15 या 25 तारीख के बीच में जो स्टेटमेंट आया वो होता है अप टू 31 मार्च मैंने कितने इन्वेस्टमेंट किए और उसका आज का वैल्यू क्या है, यह हर महीने आता है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि कैसे दिखता है वो। ये दिखता है ऐसा ही, ये ई कास्ट करके मैंने इधर, तो यहाँ पे डेट है 9 मार्च, फेब्रुवरी, जनवरी, हर महीने आता है कंपलसरी आपका एसआईपी। या फिर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शंस में डील कर रहे हो, तो ये ई कास्ट आपके डीमैट का समरी देता है, ठीक है। ये पीडीएफ आती है, इस पीडीएफ का बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आपका पैन नंबर होता है, कैप्स लॉक में पैन नंबर डाल दो तो ये ओपन आ जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में हर महीने आता है। ये आपको लिख के रखना है म्यूचुअल फंड्स के एनुअल में, या फिर अदर्स में भी लिख सकते हो, वो डिपेंड अपॉन योर कॉल। वो अदर्स में लिखा तो अच्छा है क्योंकि उसको वैसे भी हर महीने फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं, आपका ईसीएस कट होते रहता है, ठीक है। ईसीएस कट भी नहीं हुआ, जिस महीने में आपका बैलेंस नहीं है, कट नहीं हुआ, तो बाउंस चार्जेस वो लगाते भी नहीं है। ये अदर्स में, जैसे प्रॉपर्टी अदर में है चौथा कॉलम, उसमें आप डाल सकते हो अदर्स में, जहां पे वो क्लियरली दिया रहता है कि आपको हर महीने स्टेटमेंट आएगा, उसमें से आपका लास्ट मंथ तक का सारा इन्वेस्टमेंट एज ऑन डेट वैल्यू क्या है, उसके साथ पूरे डिटेल्स आ जाते हैं ई कास में। ये आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी है। आपको अगर रजिस्टर्ड मेल आईडी पे नहीं आ रहा है तो आप जिनसे म्यूचुअल फंड निकालते हैं उनको बोलो कि मेरा मेल आईडी अपडेट कराए, उस पर हर महीने में आपको स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको लिखना है और मेल आईडी लिखना है किस पे आता है, ठीक है, अदर्स में।
यूलिप होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यूनिट लिंक क्या होता है? यूनिट लिंक होता है कि मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इंश्योरेंस भी निकालना चाहता हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन है। ये जनरली म्यूचुअल फंड जैसे कंपनीज या फिर इंश्योरेंस वाले कंपनीज ये प्रोवाइड करते हैं ये वाला इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे मैंने 10,000 रुपए दिए तो 10,000 में से 5,000 रुपए मेरे इंश्योरेंस में जाएंगे और 5,000 रुपए मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट हो गए। सो इसका भी आपको एन्युअली या क्वार्टरली प्रीमियम आ सकता है। तो इसको भी आप अदर्स में लिखो अलॉन्ग विथ किन से निकाला है, जिस कंपनी से निकाला उस कंपनी का नाम और जिस एजेंट से निकाला है उस एजेंट का नंबर। पीएफ होता है, पीपीएफ होता है। आपको पता है कि मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे बैंकर ने बताया था कि पीएफ और पीपीएफ के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए जो क्लेम नहीं किए गए हैं, क्योंकि 15 ईयर्स तक का उसका लॉक इन पीरियड होता है, या फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन में पीएफ कट होता है, वो क्लेम नहीं होता है, क्योंकि जो इन्वेस्ट करने वाला बंदा है उसको अगर कुछ हो गया, वो नहीं रहा, तो फैमिलीज को पता ही नहीं रहता है कि कैसे क्लेम करे, है भी या नहीं उसमें पैसे, ये भी नहीं पता रहता है। सो आपको कंपलसरी पीएफ और पीपीएफ ये अदर में या फिर एनुअली में लिखना है, क्योंकि एनुअली में आई प्रेफर, क्योंकि पीपीएफ का हर साल में 1.5 लाख तक आप पैसा बचा सकते हो, उसमें डाल सकते हो। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, मगर इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना कि कोई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट इसको हाथ लगा सकता। इतनी पर्सनलाइज प्रॉपर्टी है आपकी पीएफ और पीपीएफ, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कितनी भी बड़ी केस आपके ऊपर रहने दो, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये चीज घर पे नहीं बताते, और वो हजारों करोड़ की अमाउंट अभी भी गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है जो क्लेम नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीपीएफ अदर में या फिर एनुअल में लिखो कौन से बैंक में किया है या कौन से एम्प्लॉय ने किया, एम्प्लॉय ने कट किया है, तो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है पीएफ का, वो नंबर लिख के रखो। इनकेस वो एम्प्लॉयर ने भी ना मिले तो भी आप बाहर जाके वो पीएफ ईएसआईसी कंसल्टेंट्स, लेबर लॉ कंसल्टेंट होते हैं, वहां से गाइडेंस लेके आप वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इनकेस इफ यू आर जॉब डूअर, तो आपको लिखना है कि कौन से कंपनी से है और आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो पीएफ का यूनिक नंबर मिलता है, वो यूनिक नंबर लिखना है। और अगर पीपीएफ में डालते हो, पीपीएफ में जैसे हम लोग बाहर से जाके बैंक में, कोई भी नेशनलाइज या शेड्यूल बैंक है वहां पे पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है, तो वो बैंक का नाम लिखना है, कौन से ब्रांच में निकला है, तो आपको वो सारा क्लेम मिल सकता है। इन केस ऑफ डेथ, मैच्योरिटी पे वो सारा अमाउंट मिलता है, वो जो टैक्स पे भी होता है, और जनरली इट इज यूजफुल अमाउंट जो जमा होती है फॉर 15 इज ह्यूज अमाउंट, इसका बेनिफिट कोई नहीं ले पाता है। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन इन अदर में या फिर एन्युअली में डाल सकते हो आप इसको। गोल्ड, ये इतना पर्सनलाइज चीज होता है कि हस्बैंड को पता नहीं रहता है वाइफ ने कहाँ पे गोल्ड रखा है, तो प्लीज नोट डाउन इन अदर, अदर में लिखो कि कितना गोल्ड है, कहाँ पे रखा है। ये उनके लिए है जिन्होंने डिजिटल गोल्ड में भी रखा है और फिजिकल गोल्ड में भी रखा है, तो डिजिटल वाला कितना है, फिजिकल वाला कितना है। फीलिंग्स अटैच रहते हैं हमारे गोल्ड के साथ, तो जनरली हम लोग इतना सिक्योर रखते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन घर वालों को भी पता नहीं रहती, कभी कभी कि कितना गोल्ड है पता नहीं है। सो प्लीज नोट इट डाउन इन अदर कॉलम, जो अदर वाला कॉलम है लास्ट वाला, उसमें लिखो कि फिजिकल वाला गोल्ड कितना है और कहाँ पे रखा है। ये चीजें जहां जो लिख रहे हो ना, वो भी कई सेफ जगह पे रखना है। मैं बोलता हूँ आपको एंड में कि क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उस टाइम भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एफडीज होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कहाँ पे रखी है, वो एनुअली जनरली हम लोग रिन्यू करते हैं, 3 साल का 5 साल का एफडीज निकालते हैं, तो वो जो रिसिप्ट होती है ना एफडी की रिसिप्ट, वो एक फाइल में लगा के रखिए। वो फाइल कहाँ पे रखी है उसको आपको एनुअली में लिखना है, क्योंकि एफडीज जनरली रिन्यू होते हैं एनुअली। तो एनुअल में आपको एफडी लिखना है अलॉन्ग विथ कौन से बैंक में, रिसीट नंबर और मैच्योरिटी डेट। डन। रिटायरमेंट, जैसे हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम में डालते हैं कि आफ्टर 45 और 50 और 55 एज ये मेरे को पेंशन देता रहे, मगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि 10 15 20 25 साल उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं है। तो ये रिटायरमेंट का प्लान एन्युअली में डालना है आपको, अलोंग विथ ऑल द डिटेल्स कि कौन से कंपनी का मैंने नेशनल पेंशन स्कीम का
निकाला है, कौन से बैंक से निकाला है, और उस एजेंट का नाम और नंबर जिससे मैंने ये निकाला है, ताकि जब रिटायरमेंट हो और इन केस जिसने निकाला है उसके नाम पे वो ना हो, तो उस रिटायरमेंट की फंड का अमाउंट हमें मिल सके और हम यूज कर सके उसका। शेयर्स है, जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड है, वैसे ही शेयर्स के बारे में आपको अगर मालूम नहीं है तो एवरी मंथ जो ई कास्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आता है, उसमें ये शेयर्स के डिटेल 101% रहेगी। कितने भी अलग अलग ब्रोकर के पास आपने अकाउंट निकाले हैं, सारे क्लब होके ई कास्ट स्टेटमेंट में आते हैं। सो आपको कितने अलग अलग अकाउंट ओपन किए उसकी जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ई कास्ट कौन से मेल आईडी पे जाता है वो मेल आईडी लिखना है, अदर्स में इसका फॉलो अप मंथली, क्वार्टरली या एनुअली में लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ई कास्ट स्टेटमेंट आपको पता है हर महीने आता है, यू कैन चेक इट दैट। पासवर्ड क्या है, सिंपल है, उसका पीडीएफ फाइल ओपन हुआ तो कैपिटल में आपका पैन नंबर डालो जिसके नाम से वो डीमैट अकाउंट है, वो खुल जाएगा, अलॉन्ग विथ जितने पैसे डाले हैं और आज का वैल्यू क्या है, तो दोनों अमाउंट दिखेगा आपको। देन मूविंग टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है तो आपको बाय डिफॉल्ट बैंक का शेयर होल्डर बनना पड़ता है, तो वहां पे भी बहुत सारे शेयर्स पड़े होते हैं जो लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो डीमैट अकाउंट में कवर नहीं होते आपके, या शेयर ट्रेडिंग जो ऑनलाइन करते हैं उसमें कवर नहीं होते, ये फिजिकल शेयर्स होते हैं। तो ये फिजिकल शेयर्स कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जब आपका लोन खत्म हो गया तो आप वो शेयर बेच के वापस उसका पैसा आप ले सकते हैं। वो 1% 2% डिपेंडिंग अपॉन कोऑपरेटिव बैंक जिसने लोन निकाला है कोऑपरेटिव बैंक से, क्योंकि कभी कभी नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देती या प्रोसेस बहुत बड़ा होता है तो हम कोऑपरेटिव बैंक के पास जाते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक के पास आप लोन निकालने के लिए जाओ तो आपको उसका शेयर होल्डर बनना कंपलसरी है। आइदर 1 या 2% ऑफ द शेयर्स आपको बाय करना पड़ता है और तब जाके आपको लोन मिलता है। मगर वो शेयर सर्टिफिकेट हम लोग कहाँ रखते हैं पता नहीं रहता है, घर वालों को तो कभी पता नहीं रहता है क्योंकि लोन लिया है यही बताते नहीं हम लोग। सो लोन लिया है वो भी लिखना है आगे, मगर शेयर्स कहाँ पे रखे हैं, बैंक के, उस कोऑपरेटिव बैंक के या जहां से लोन निकाला है तो मजबूरी से मुझे शेयर्स लेने पड़ते हैं, उसका भी कुछ वैल्यू होता है। वो शेयर्स मैंने कहाँ पे रखे वो अदर्स में आपको लिखना है। जब आपका लोन क्लोज हो तो आप वो शेयर बेच सकते हैं वो बैंक को जहां से आपने लिया है। लिक्विड फंड्स, सेविंग अकाउंट्स जो अब मैं बोल रहा हूँ, सेविंग अकाउंट होता है या फिर लिक्विड फंड्स जो म्यूचुअल फंड का एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे आप टेम्पररीली 4 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए फंड्स रख सकते हो। उसमें भी बहुत सारे पैसे जमा करके रखते हैं जो करंट अकाउंट में यूज नहीं होते। बिजनेस करने वाले लोग हैं जो उनको पता है कि करंट अकाउंट में 10 लाख पड़े हुए हैं, उससे अच्छा मैं 9 लाख लिक्विड फंड में डालू तो 4-5 दिन के लिए जो भी इंटरेस्ट है 5%, 6%, 7% वो मुझे मिलेगा, तो वो टेम्पररीली निकाल के उसमें डालते। और इनकेस कुछ हो गया तो वो पता ही नहीं रहता कि यार ये पैसा कहाँ पे गया है, रिटर्न आएगा भी नहीं आएगा। सो सिंपल प्रोसेस है, उसका विड्रॉल भी प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि लिक्विड फंड्स में मैंने पैसे डाल के रखे, इट्स एज इक्वल एज सेविंग अकाउंट। सिर्फ कंपनीज के पास रहता है वो पैसा, जो मैं इमीडिएटली विड्रॉ करूंगा तो दूसरे दिन मेरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं। लिक्विड फंड्स हम लोग टेम्पररीली बैंक में पड़े रह के पैसा इंटरेस्ट ना मिले, कुछ तो यूज हो, इसलिए हम लोग वो लिक्विड फंड्स में डालते हैं। लिक्विड फंड आप सेविंग अकाउंट को भी बोल सकते हो, सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा होता है वो भी रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो पता रहता है, मगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं रहेगा तो मेरे 10 बैंक 12 बैंक में सेविंग अकाउंट रहते हैं जहाँ पे 5,000 10,000 ऐसे पड़े होते हैं। ट्राई टू कीप ओनली 1 या 2 बैंक्स, ट्राई करो कि 1 या 2 बैंक में ही मेरे सेविंग अकाउंट हो। उसके अलावा आप जो अकाउंट यूज नहीं कर रहे हो उसको लीगली जाके क्लोज करो, नहीं तो उस अकाउंट को बैंकर फ्रॉड के लिए भी यूज कर सकता है। सो इट्स बेटर कि जो अकाउंट आप यूज नहीं कर रहे हो वो बंद हो रहा है, जाके एप्लीकेशन दे दो, आपका पासबुक सबमिट करो और वो अकाउंट क्लोज करवाओ। और जितने अकाउंट आपको एक्टिव रखने हैं उसकी जानकारी आपको ये लिक्विड फंड में जो मंथली के कॉलम में जाएगा, ठीक है, मंथली के कॉलम में आपको लिक्विड फंड रहना है क्योंकि इसका बैलेंस चेंज होते रहेगा। सेविंग अकाउंट है आप डालते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो, वहां से लोन रिपेमेंट करते हो, मगर क्लोजिंग बैलेंस हर महीने का आपको पता रहना चाहिए कि कौन से बैंक में कितना है। जो यूज नहीं हो रहा है उसको बंद करो। इमरजेंसी फंड अगेन, कि आपके पास कैश रखा हुआ है या फिर आपने दोस्तों के पास से लेके रखे हैं खुद फंड्स, या लोग दे के रखे कि इमरजेंसी में कुछ लगेगा तो, या फिर कबर्ड में रखे रहते हैं। सो ये इमरजेंसी फंड एक छोटा सा अमाउंट रह सकता है, बड़ा वाला भी अमाउंट रह सकता है।
तो वो अमाउंट कितना है वो आपको मंथली वाले कॉलम में लिख के रखना है। देन नाउ कमिंग टू लॉन्ग टर्म्स लोन्स, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये लोन होते हैं जो बहुत साल तक चलते हैं, 5, 7, 10, 12, 15 ईयर्स। तो ये आपको लिखना है एनुअल में, हर साल में कितना कम हुआ है, बैलेंस कितना है। अगर हो सके तो हर एक लोन पे आपका इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है। इन केस आपको कुछ हो जाए, ईएमआई कौन भरेगा, तो इंश्योरेंस वाला पे कर देगा पूरा। ठीक है, सिंपल है। जो जितने भी लोन निकाले हैं, ट्राई टू कवर इट विद द इंश्योरेंस, कि इन केस मेरे को कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस कवर से सारा बचा हुआ ईएमआई इंश्योरेंस वाले भर दे। मगर ये लोन का स्टेटमेंट हमें हर बार मिलता नहीं, हमें मांगना पड़ता है, या हर महीने में मिलता नहीं है। उसका शेड्यूल मिलता है, कितना लोन बाकी है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, इसके बारे में हम किसी को नहीं बताते घर पे। डायरेक्टली नोटिस आ जाती है कि ईएमआई नहीं भरा, आप घर खाली कर दो। सो इट्स बेटर टू कीप अ ट्रैक एन्युअली। एन्युअली में ये लिखना है कहाँ से लोन लिया है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, और वो हर साल में एक बार अपडेट करना है, साल में एक बार। तो ये लॉन्ग टर्म वाले है ना, ये जनरली एन्युअली में डाल दो आप। ठीक है, ये जो थर्ड वाला कॉलम था वो। बिजनेस लोन जो 3 to 7 ईयर्स और मैक्स बाय 10 ईयर्स मिलता है, उससे ज्यादा मिलता नहीं है, तो ये भी आपको एन्युअली में डालना है। कि बिजनेस लोन लेते हैं हम लोग बिजनेस करने के लिए, एक्सपांशन के लिए, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी चीजें करते हैं, घर वालों को पता नहीं रहता है, बाद में नोटिस आने लगती है। सो वो रहना चाहिए, कवर भी रहना चाहिए उसके ऊपर। तो एनुअली में इसको भी लिखना है, बिजनेस लोन कितना निकाला है और इसके ऊपर क्या आपने सिक्योरिटी दी है। घर तो सिक्योरिटी पे नहीं रखा है, ऑफिस तो सिक्योरिटी करके नहीं रखी है, ऐसी कौन सी चीज है जो सिक्योरिटी करके दी है। तारण, जिसे आप कहते हैं कि तारण काय ठेवलंय, तो सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड किया आपने ये बिजनेस लोन के लिए, तो वो भी लिखना है आपको। एनुअल के कॉलम में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसके आगे सामने क्या सिक्योरिटी दी है। ठीक है। कार लोन, कार लोन केस में तो सिक्योरिटी कार ही होती है, तो आई विल प्रीफर कि एनुअल में जाए, ताकि इसका लोन 3 से 5 साल में होता है। जो ईएमआई जाते हैं आपके हर महीने, तो हर साल में आपको अपडेट लेना है कि कितना बचा है, ताकि घर वालों को पता चल सके कि अभी कार लोन का हिसाब खत्म हो गया, कार लोन क्लोज हो गया है, या फिर चालू है, 2 साल और बाकी है, उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा, नहीं तो आके टोल लगा के कार उठा के ले जाएंगे। सो एवरीथिंग रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म, आई रिक्वेस्ट टू पुट इट इन अ एनुअल कॉलम। ठीक है। एजुकेशनल लोन, बच्चे को फॉरेन भेजना है, हायर एजुकेशन लेना है, मेडिकल में एडमिशन कराना है, तो लॉट्स ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू हैव सच टाइप ऑफ एजुकेशन, द हायर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल या आउट ऑफ इंडिया जाके, तो वो लोन लिया है। मगर उसके लिए मुझे ये रखना पड़ेगा कि जब एजुकेशन कंप्लीट हो, उसके बाद में बेटे को पता रहना चाहिए, बेटी को पता रहना चाहिए कि ये लोन लिया था और उसका ईएमआई इतने साल तक है। भले ही आपके स्पाउस को पता नहीं रहना, मगर ये जिसके लिए लोन लिया गया है उसको तो कंपलसरी ये पता रहना चाहिए। दैट इज द लायबिलिटी टू जनरेट द एसेट दैट वी हैव इन्वेस्टेड। तो ये लायबिलिटी उनको तो कंपलसरी पता रहनी चाहिए। इसको भी एनुअली में डालो। जैसे जैसे इसका ईएमआई जनरली ये 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स तक के लिए मिलता है, क्योंकि ड्यूरेशन आपका जो प्रोफेशनल डिग्रीज का होता है वो 3 years to 4, 5 years तक होता है, तो लोन भी उतने साल के लिए मिलता है। कुछ लोन ऐसे भी होते हैं कि जो एजुकेशन खत्म होने के बाद ईएमआई चालू हो जाता है। सो इट इज कंपल्सरी टू लेट द पर्सन नो जिसके लिए हमने लोन निकाला है एजुकेशन के लिए, उसको पता रहना जरूरी है कि ये लोन की अमाउंट कितनी आउटस्टैंडिंग है, या कब से चालू होने वाले, कब तक चालू रहने वाले। ठीक है। आप जनरली ये लोन्स के डिटेल में लॉन्ग लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो कंपलसरी बिलीव करता हूँ कि एनुअल में जाए। मीडियम टर्म के हैं जो गोल्ड लोन है, मोबाइल लिया है ईएमआई पे, पर्सनल लोन लिया है फॉर डाउन पेमेंट ऑफ कार, वैसे भी होता है। गोल्ड लोन लिया है, बहुत सारे लोग गोल्ड रख के मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लेते हैं, भले वो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, उसका रिकॉर्ड रखो। कंपलसरी टीवी लेते हैं हम लोग, वो भी ईएमआई पे रहता है। लैपटॉप लेते हैं, वो भी ईएमआई पे। आजकल ऑनलाइन पे तो आराम से कोई भी चीजें मिल जाती है ऑनलाइन, विथ 0% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई का ऑप्शन। तो वो लिख के रखिए। ये कहाँ पे आएगा, क्वार्टरली में। इसको क्वार्टरली में डालिए, गोल्ड लोन रहेगा, पर्सनल लोन रहेगा या कंज्यूमर, क्योंकि ये रहते हैं 6 महीने, 1 साल मैक्सिमम।
तक, तो उसको पे ऑफ करना भी जरूरी है। इसको पता रहना जरूरी है घर वालों को कि यार ये लोन है लिया हुआ, भले 1 साल में खत्म हो रहा है, इसको अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिख के क्वार्टरली में लिख के कि कितना बचा है, वो फॉलोअप के लिए क्वार्टरली कॉलम में ये चीजें आनी चाहिए। छोटी छोटी लोन होते हैं जो शॉर्ट टर्म कहा जाता है, जिसको कैश क्रेडिट सीसी जो बिजनेस ओनर यूज करता है। क्रेडिट कार्ड जो महीने में हर वक्त आपको रिमाइंडर देता है कि आज ड्यू डेट है भरो, वो भरा नहीं तो 14% पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगता है। तो ये घर वालों को पता रहना चाहिए एवरी मंथ, ये वाले लोन तो एवरी मंथ अपडेट होने चाहिए। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत सारे लोग करते हैं कि यार जीपे कर दो मेरे को, इमीडिएटली 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, मैं 5 दिन के बाद देता हूँ, 50,000 चाहिए। हम लोग देते भी है। इन केस मैंने दिया और मुझे कुछ हो गया, तो आगे वाला बंदा इतना ट्रस्टवर्दी रहेगा कि आके खुद बोल दे, रहेगा तो वेल एंड गुड कि आके बोल दे कि मेरे पैसे ले तो दे दे। मोस्ट ऑफ द केसेस होता नहीं, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को भी देता हूँ, मैं रिलेटिव्स को भी देता हूँ, खुद होके भले वो अमाउंट मैंने 1 लाख दिए, 1 लाख ही बताया, ऐसा नहीं 50,000 बोल दे, मगर मैंने अगर लिख के रखा है मंथली में कि इस बंदे को मैंने 1 लाख रुपए दिए, ये मंथली अपडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि वो पैसा भी देता हूँ मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उससे पहले रिकवर भी हो जाते हैं। तो रिकवर होता है हर महीने अपडेट हो जाएगी आ गया करके। ठीक है। चिट फंड होते हैं, चिट फंड चलते हैं साल 2 साल के लिए, मगर ऐसा भी होता है कि यार चिट फंड में मैं वो जो बोलते हैं ना कि मैंने उठाया पैसा, उठाया तो बाकी का बैलेंस भरना भी पड़ेगा ना, तो वो मंथली में जाएगा। मंथली लोन में लिखो, ये अनसिक्योर्ड वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस क्रेडिट कार्ड जो होता है सिक्योरिटी नहीं लेते, कैश क्रेडिट रहता है, सिक्योरिटी नहीं रहता है। चिट फंड है जो लीगली इलीगली चालू रहते हैं, वो हमें पता रहता है, घर वालों को नहीं पता रहता है, तो उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, मगर आके तो बैठेंगे पैसे मांगने के लिए क्रेडिट चिट फंड वाले या फिर क्रेडिट कार्ड वाले। जिस फ्रेंड्स ने लोन ली, जिससे लिया है, फ्रेंड ने लोन लिया है, तो वो भी आके बोलेगा कि इसने पैसे लिए थे मेरे से, दिए नहीं। तो उस केस में फैमिली मेंबर्स को सरप्राइज नहीं लगना चाहिए कि यार कहाँ कहाँ से लोन लेके रखे। जस्ट राइट इट डाउन इन अ मंथली और टेल देम टू राइट इट डाउन इन मंथली। इनकम टैक्स के नोटिस आके पड़े, जीएसटी के नोटिस आके पड़े, जस्ट लिखो सीए का नंबर कि ये सीए का नंबर है, इसको कांटेक्ट करो, अगर टैक्स रिलेटेड कुछ भी इशू आए तो ये सॉल्व करेगा। नोटिस कितने अमाउंट की है, कितना जीएसटी भरना है, वो जरूरत नहीं है। जहां पे लोन है वहां पे लिखो इनकम टैक्स, जीएसटी, आगे सीए का नाम और नंबर, ताकि इट विल बी इजी फॉर देम कि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सीए को कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। डन। एडवांसेस, जैसे मैंने लोन लिया है, एडवांस भी दिया रहेगा। रेंट का डिपॉजिट कितना दिया है, कब दिया है, रेंट से छोड़ते समय वो कितना लेना है, वो पता नहीं रहेगा। तो रेंट से छोड़ते वक्त वो जो भी अमाउंट बोलेगा, 4,000, 5,000, 50,000, हमें तो पता नहीं रहेगा। सो बाय डिफॉल्ट जो फैमिली मेंबर्स है उनको पता रहना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट हमने कहीं दिए है क्या। बिजनेस में ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्डर मुझे लेना है, तो बाय डिफॉल्ट वो कहते हैं कि हमें डीडी सबमिट करो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो अमाउंट भी 10 लाख 20 लाख की होती है, वो रिकॉर्डेड नहीं होती ज्यादातर, तो वो सीए से भी कांटेक्ट करके कर सकते हो अगर बिजनेस से रिलेटेड है। और रेंट से रिलेटेड है तो वो सीए को भी पता नहीं रहेगा कि आपने घर पे रहने के लिए आपने रेंट ओनर को कितना डिपॉजिट दिया है। ठीक है, तो वो भी लिखना जरूरी है, उसको आप एन्युअली भी डाल सकते हो। लोन टू फ्रेंड्स जो कवर किया है मैंने, लोन लिया है या फिर लोन दिया है, वो आपको मंथली में ही डालना है अपडेट करके कि कितना दिया है, वापस आधा आया तो आधा माइनस करके बचा हुआ इतना है, वो हर महीने मंथली के कॉलम में जाएगा। और इनकम टैक्स का जो भी है एडवांस, मैं एडवांस टैक्स पे करता हूँ, एडवांस में जीएसटी भरता हूँ, उसका कुछ बैलेंस रहेगा तो वो रिफंड भी आता है। रिफंड अटके रहते हैं, लोगों को भी पता है कि टीडीएस मेरा रिफंड आने वाला है। अगर घर वालों को पता नहीं है तो वो कैसे वो रिफंड वाला अमाउंट क्लेम कर पाएंगे। सो नोट इट डाउन विद द सीए नंबर कि कितना रिफंड बाकी है इस साल का। मंथली में डाल सकते हो या एनुअली में डाल सकते हो, सिंपल है। ठीक है, दैट्स इट। जो मैक्सिमम चीजें कवर करनी थी मैंने चीजें कवर की। फॉर इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो आप आपके इसमें ऑप्शन है हैंड रेस करने का, आप हैंड रेस करके एक एक सवाल पूछ सकते हो। in case if you have query other than this what I have covered। कुछ भी पूछना है, जनरली मैंने कहा कि वो फॉर्मेट हो, उस फॉर्मेट में आपको मैं शेयर करता हूँ वापस वो फॉर्मेट।
तो ये फॉर्मेट है जिसमें मैंने कहा कि आप डिसाइड करो कि मंथली में क्या रखना है, क्वार्टरली में क्या रखना है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीमियम, आपका टेन्योर ऑफ लोन, उसके ऊपर डिपेंड है। अभी ये कैसे करना है, तो वो बहुत लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि यार ये मैं एक्सेल में रखूं, तो घर वालों को तो पता नहीं है एक्सेल में यूज कर, मतलब उनको एक्सेल यूज करना नहीं आता है, या ऐप में रखूं, कोई ऐप रहेगा तो कहीं पे भी रखो, बुक में भी, डायरी में भी मेंटेन रख सकते हो, एक पन्ना मंथली के लिए, दूसरा पन्ना क्वार्टरली के लिए, तीसरा पन्ना एनुअली के लिए, और लास्ट वाला पन्ना चौथा अदर्स के लिए। ये चार चार पन्नों में आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, चार नोटबुक ले लो, एक मंथली के लिए, एक क्वार्टरली के लिए, एक एनुअली के लिए, एक अदर के लिए। ये बुक कहाँ पे रखना है, जहाँ पे आप सेफ फील करते हो घर पे, जो पता है आपको कि गोल्ड रखा है, बहुत सेफ रखा है, उसी जगह आप रख दो ये डायरी, या फिर ऐप रख दो, उसको लॉक रख दो, और उसका एक्सेस आईडी पासवर्ड घर वालों के साथ शेयर करो, जिसको पता है कि यार मोबाइल आराम से होता है। बहुत सारे ऐप है ऐसे कि जो ऐसे चीजें मेंटेन रखने के लिए फ्री में अवेलेबल है। वो मैं शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप पे, कौन से ऐप है जहाँ पे आप ये मेंटेन रख सकते हो। एक्सेल शीट अगर मेंटेन रखना आसान है तो एक्सेल शीट में रखो, और वो मेल करो अपने फैमिली मेंबर्स को उनकी मेल आईडी पे, ताकि आप अपडेट करो, ना कि उनको अपडेट करने में दिक्कत हो। आप हर महीने में, हर क्वार्टरली, एनुअली अपडेट करो वो एक्सेल शीट, और वो मेल करते जाओ, और वो मेल किया वो बताते जाओ कि मैंने मेल किया, एक बार चेक करो, नहीं तो उनको पता ही नहीं देगा, आप मेल करते जा रहा हो, काय का मेल है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको सिर्फ पता रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर के भागादौड़ी में, कितने लोन निकाले, कितने पॉलिसीज है, कितने पैसे दिए हुए, कितने इन्वेस्टमेंट्स है, उसके बारे में उनको ये फॉर्मेट में, ये इधर मंथली वाला एक बुक अलग रह सकता है, क्वार्टरली वाला अलग बुक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस या डिटेल्स, आप वो शेयर कर सकते हो। यस, दैट्स इट व्हाट वाज फ्रॉम माय साइड। कुछ क्वेरीज रह गए, हाँ, आप हैंड रेज करो तो क्वेरीज सॉल्व करेंगे।